जिंदगी कितने हसीन ख्वाब दिखाती है, फूलों से महकते ख्वाब, शबनम से जगमगाते ख्वाब। और फिर कभी यूं भी होता है कि इन ख्वाबों में हम कहीं खो से जाते हैं, कभी फंस जाते हैं, कभी निकल आते हैं। नाजरीन, आम आदमी की ख़ास कहानी के आज चौथे एपिसोड में हम बहुत ख़ास मेहमान के साथ आए। और यूं तो मैं हरफ़े आखिर करता हूं अपने हर प्रोग्राम में, लेकिन आज मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूँगा कि जो शख्सियत है जिनका आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रहे। मेरे वालिद साहब मकसूद मुग़ल साहब, और उनके नेटवर्क में बहुत सारे लोग उनको बहुत अच्छी तरह इस वजह से भी जानते हैं कि उन्होंने काफ़ी साल पीटीवी में सिंधी ड्रामा सीरियल में लीड एक्टर के तौर पे काम किया है। तो मैं शुरू करता हूं और खुशामदीद करता हूं अपने गेस्ट को, मकसूद मुग़ल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुग़ल साहब, आज का इंटरव्यू आपकी ज़िंदगी पे मबनी है और हम शुरू से शुरू करते हैं। तो हमें बताइए, जहाँ तक मैं जानता हूँ और मुझे जानकारी है वो ये है कि लेट 1800s में 3 भाइयों की फैमिलियाँ जो पहले इंडिया होता था वहाँ से माइग्रेट करके शिकारपुर में आ गई, जो उस वक्त इंडिया का ही हिस्सा था। तो उसका हमें कुछ बताइए कि वो 3 भाई कौन थे, उन्होंने आगे क्या काम किए और फिर आप किस फैमिली विंग से? हाँ, वो 3 भाइयों का जो 3 भाइयों की जो दास्तान है वो कुछ इस तरह है कि जब ये अंग्रेज़ों ने मुग़लों से हुकूमत छीन ली तो मुग़लों ने अंग्रेज़ों ने वहाँ कब्ज़ा कर लिया था इंडिया में। तो बहादुर शाह ज़फ़र को तो उन्होंने कैद करके वहाँ रख दिया था रंगून में। हाँ जी। तो उसके बाद जो उनकी बाकी बाकियात थी उनमें से कुछ 3 भाई थे जो कि फ़रार होके ये जो आज का पाकिस्तान है उसकी सरहद से मिलते हुए शिकारपुर की तरफ आ गए थे। और वहाँ पे भी वो काफ़ी अर्सा पहले छुपे रहे कि हमें कहीं पकड़ के गिरफ़्तार न कर लिया जाए या हमें कत्ल न कर दिया जाए, क्योंकि वो अंग्रेज़ जो थे वो उस वक्त मुग़लों की तमाम बाकियात को ख़त्म करना चाहते थे। तो बहरहाल वो 3 भाई बच गए। उन्होंने अपनी आईडी वगैरह सारी उस वक्त डिक्लेयर नहीं की, छुपाई। तो तीनों भाइयों ने वहाँ पे कारोबार शुरू किया। एक भाई ने जो है वो ये साबुन की फैक्ट्री लगाई, साबुन का कारोबार उन्होंने शुरू किया, और दूसरे ने अपना ये पटाखे जो बनाते हैं बारूद वगैरह, बिल्कुल। तो और तीसरे भाई ने जो है वो फ्लावर मिल जो है ना वो लगा के जो नान वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल, फ्लोर मिल, रोटी। क्योंकि वो उनकी इब्तिदा थी और उस वक्त उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। जी। बहरहाल उन्होंने वहाँ काम शुरू किया और इस तरह फिर उन्होंने वहाँ शादियाँ की। फिर वो उधर ही बस गए और आस्ता आस्ता इस तरह ख़ानदान बढ़ता रहा। फिर हमारे जो 4 फादर्स थे, जो ननिहाल जो था, ददियाल जो था, वो इस तरह वो क्रिएट हुआ वो ख़ानदान। तो उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो मैं भी कुछ अरसा शिकारपुर में रहा हूँ। अच्छा। और फिर हम लोग जो है वो उनके जो कुछ भाई थे वो शिकारपुर में ही रहे और हम लोग जो थे हैदराबाद आ गए थे। तो आप किस फैमिली विंग से हैं? हम लोग जो ये अपना जो पटाखे वगैरह बारूद वाले। हाँ, बारूद वाले उसमें से। तो ज़्यादातर जो उनका जैसे ईद वगैरह शबरात पे नहीं वो पटाखे वगैरह बनाते, तो ये बिजनेस था उनका। ये बिजनेस था। हाँ, ये बिजनेस था। तो हम उसमें से हमारा जो ख़ानदान था वो उन बारूद वालों में से है, और जो मेरा जो ननिहाल था मदर साइड जो है हमारी, वो उनमें से थे जिन्होंने साबुन की फैक्ट्री लगाई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि आप किस शहर में पैदा हुए थे और इब्तदाई तालीम के बारे में अपना कुछ बताइए। आपने कौन से स्कूल कॉलेज अटेंड किया? पैदाइश जो है वो मेरी हैदराबाद सिंध से है। ठीक है। वहीं में पैदा हुआ था और इब्तदाई जो मेरी स्कूलिंग जो है वो भी हैदराबाद में ही हुई। गवर्नमेंट कॉलेज से भी, गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी मैं पढ़ा, जामिया अरबिया हाई स्कूल में भी मैं पढ़ा, और हिमायतुल इस्लाम स्कूल में भी मैं पढ़ा। उसके बाद जो कॉलेज मेरा था वो मुस्लिम कॉलेज था। मुस्लिम कॉलेज में से मैंने फर्स्ट ईयर साइंस और इंटर साइंस वहाँ से किया। ठीक है। और फिर मैंने
उस वक्त जो मेरा एम था वो था इंजीनियरिंग, ठीक है, लेकिन मेरी परसेंटेज जो है वो उस वक्त के हिसाब से कम आई, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, तो फिर मैंने बीएससी किया फिज़िक्स मैथमेटिक्स में, वो गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद से। ठीक है, और गवर्नमेंट, उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मुझे लिटरेचर से बहुत दिलचस्पी थी, तो मैंने फिर मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, वो भी सिंध यूनिवर्सिटी हैदराबाद से। तो आपने एक ही मास्टर्स किया था? दूसरा मास्टर्स मैंने किया सिंधी लिटरेचर में, लेकिन वो कराची यूनिवर्सिटी, वो कराची से किया था। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमें आपकी फैमिली में कुछ नोटेबल, कुछ मशहूर शख्सियात रही हैं उन अपने काम के हवाले से, तो उनके बारे में बात करते हैं। एक तो साहब हैं जिनका नाम मैंने सुना था, मैंने उनको देखा तो नहीं, इनायतुल्लाह मुग़ल नाम है उनका, जो उनका काम बहुत इंस्ट्रूमेंटल था सिंधी मुस्लिम हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाने में कराची में। तो ये हमें बताइए कि उन्होंने ये क्यों बनाई थी और उनका बेसिकली काम क्या था। सोशल एक्टिविज़म में उन्होंने बहुत काम किया, तो उस बारे में हमें बताइए। हाँ, जो इनायतुल्लाह मुग़ल साहब थे वो मेरे ननिहाल से हैं, मतलब वो ये समझें कि मेरे रिश्ते में नाना लगते हैं। ठीक है। तो वो फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा, ठीक है। वो कायदे आज़म की जब मुस्लिम लीग थी उस ज़माने में उनके साथ थे, कायदे आज़म के साथ थे। तो उन्होंने वो कराची आ गए थे। कराची में आके फिर उन्होंने कायदे आज़म की मुस्लिम लीग के साथ बहुत साथ दिया और उनके कैंपेन्स वगैरह में भी उनके साथ शामिल रहे और उनके साथ मिलके बहुत उन्होंने काम किया। और फिर जो रेफ्यूजीज़ वगैरह आए थे वहाँ से, इंडिया से, हाँ जी, उनको वहाँ कराची में सेटल करने में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। और फिर उन्होंने एक सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, जी जी, सिंधी मुस्लिम हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, जी जी, वो उन्होंने उनकी बुनियाद रखी मेरे मामू के साथ मिलके, मेरे मामू सनाउल्लाह मुग़ल साहब उनके साथ मिलके उन्होंने वो सोसाइटी बनाई। और वो सोसाइटी थी बेसिकली उन्होंने बनाई थी जो सिंधी मुस्लिम जो लोग हैं जिनके पास वहाँ घर नहीं थे, हाँ जी, जो कराची आगे सेटल हुए थे लेकिन उनके पास घर नहीं थे। ठीक है। तो उस ज़माने में 1000 गज़ का प्लॉट जो है वो 1500 रुपये और 1800 रुपये में मिलता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो वो फिर सोसाइटी इस तरह वो बनी, वो आज भी कायम है माशाल्लाह वहाँ पे, अभी भी। अब तो प्राइम ज़मीन जो है वो वहाँ पर है, कराची की। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा फिर बात करते हैं, एक साहब है उनका नाम है ग़ुलाम हैदर मुग़ल, जिनको जज बाबा कहा जाता था। तो ये कौन थे और ये क्या काम करते थे? वो ग़ुलाम हैदर मुग़ल साहब जो थे वो मेरे दादा के भाई थे। ठीक है। मेरे दादा के सगे भाई थे जी, उससे छोटे भाई थे। वो सेशन जज थे हैदराबाद में। तो उन्होंने बहुत अरसा ये जॉब की वहाँ पे एज ए सेशन जज। तो उनकी जो औलादें थी, तमाम की तमाम औलादें, उनमें बेटे जो थे सारे उनके इंजीनियर थे और बेटियां सारी डॉक्टर थी। तो ये किस टाइम की बात है जब वो जज थे? उस वक्त पाकिस्तान बन चुका था या ब्रिटिश राज था? पाकिस्तान बन चुका था। पाकिस्तान बन चुका था। ठीक है, सही है। ये 1947 की बात की बात है। सही है। उसके बाद एक खातून है राशिदा राजपर साहिबा, रशीदा राजपर साहिबा, जो सिंध की सबसे पहली पीएचडी खातून जो थी वो थी। तो इनके बारे में कुछ बताइए, ये क्या करती थी? रशीदा राजपर जो थी वो जब रशीदा मुग़ल थी, ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने एमएससी किया था बॉटनी में। ठीक है। फिर उसके बाद उनको फिर स्कॉलरशिप मिला था, फिर वो स्कॉलरशिप पे जापान गई थी। ठीक है। वहाँ से भी एक उन्होंने डिग्री ली थी इसमें बायोलॉजी में, और फिर आके उन्होंने कराची में आके फिर उन्होंने पीएचडी किया। ठीक है। सो शी वाज द फर्स्ट सिंधी वुमन हु डिड द पीएचडी डिग्री। तो उन्होंने कुछ अफसानों में अच्छा काम किया? जी, उसके साथ साथ वो लिटरेचर में भी काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। तो उस ज़माने में सिंध की मशहूर अफसाने निगार थी। अच्छा, ठीक है। उनके अफसाने बहुत मशहूर थे सिंध में, और तमाम जरीदों में उनके अफसाने वगैरह छपते थे। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने वालिद साहब के बारे में बताइए। अब्दुल गफूर मुग़ल साहब ये एडमिनिस्ट्रेटर थे सिटी गवर्नमेंट हैदराबाद के। जी,
एक्चुअली उन्होंने उनका कैरियर जो शुरू हुआ था वो एज ए चीफ ऑफिसर, ठीक है, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो वो अंदरून सिंध रहते थे, जैसे टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडो अलाहियार, शहदादपुर, मीरपुर ख़ास, इन इलाकों में वो बहुत अरसा एज ए चीफ ऑफिसर रहे म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। और फिर हैदराबाद में आके उन्होंने सोशल वेलफेयर ऑफिसर एंड और म्यूनसिपल कमेटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनका ओहदा भी उन्होंने संभाला था, और वहाँ पे भी काफ़ी अरसे काम किया था उन्होंने। सिटी एडमिनिस्ट्रेटर वही जिसको यहाँ हम सिटी मैनेजर जिसको कहते हैं, यानी वो सारा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपके कितने भाई बहन हैं, और उसमें आपके क्लोज कौन थे, भाई या बहन? और दूसरा, बचपन आपका हैदराबाद में कैसा गुजरा, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? किसी घर की याद हो, कुछ कोई नोटेबल थिंग्स हो, वो बताइए हमें। हैदराबाद में जो बचपन गुजरा वो बहुत सुहाना बचपन था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और बड़े वहाँ पे मेरे दोस्त भी थे, और उन सारे स्कूलिंग जो मेरे दोस्त थे उनको मैं बहुत मिस करता हूँ। अब वो मुझे नहीं मिलते। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी से कांटेक्ट हो जाए, लेकिन वो कोई नहीं मिला उनमें से। तो उसी हैदराबाद में और हैदराबाद में जब मैं रहता था, जब हम स्कूलिंग के ज़माने में, मेरा अपने मामू के घर में बहुत ज़्यादा आना जाना था, और मेरे मामूजाद भाई जो थे उनके साथ मेरी बहुत क्लोज अटैचमेंट थी। तो मैं उनके साथ ही, यानी मेरी ब्रॉटअप जो मेरा है तकरीबन उनके साथ ही हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं उनके साथ बहुत, जैसे वो आपने अभी रशीदा राजपुर का बताया, वो भी मेरे मामू की बेटी थी, ठीक है। तो वो उन्हीं के घर में मेरा आना जाना बहुत था। हम क्रिकेट वगैरह साथ खेलते थे, हमारी एक टीम होती थी क्रिकेट की, तो हम वहाँ गली में क्रिकेट खेलते थे, और इसी तरह हमारा बचपन वहाँ पे गुजरा। और बचपन की यादें बहुत हैं, और जो मुझे अपना घर वो आज भी याद है, लेकिन आज वो घर नहीं है वहाँ पे, वो मिट गया है। वो तोड़ के नया घर बना दिया है, वहाँ पे उन्होंने फ्लैट्स बन गए। रिसाला रोड हैदराबाद पे हमारा घर होता था, नीचे मुस्लिम कमर्शियल बैंक होता था, और ऊपर हमारा जो बालाई मंजिल थी उस पर हमारा घर होता था। तो उस घर में हम तकरीबन, अच्छा, उस घर में जो जज साहब का नाम लिया था आपने, वो जज साहब भी उस घर में रह कर गए। अच्छा। और मेरे तमाम मामू, मेरे तमाम चचा, वो भी उस घर में रह कर गए, ठीक है। और वो फिर अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए। तो आखिर में फिर हमारी फैमिली, मेरे वालिद साहब और मेरे एक चचा और मेरे दो चचा, और हम लोगों की फैमिली उस घर में रहते थे। उस घर से बहुत यादें वाबस्ता हैं वो उस घर में, क्योंकि मेरा बचपन सब पूरा उसी घर में गुजरा है। ठीक है। तो आपके भाई बहन कितने थे? हम लोग माशाल्लाह 7 भाई हैं और 2 बहनें। ठीक है। तो उसमें से मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे जो 2 भाई हैं वो कनाडा में हैं, ठीक है। और एक मेरी बहन जो है वो भी कनाडा में है, और उसके अलावा बाकी जो भाई और एक बहन जो है वो कराची में ही है। ठीक है। और भाइयों में या बहनों में सबसे क्लोज आपके कौन थे? मेरा छोटा भाई जो है वो अभी पाकिस्तान में ही है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा, उसके साथ मैं बहुत क्लोज रहा हूँ, और मेरी छोटी बहन है जो यहाँ कनाडा में, अच्छा, उसके साथ भी बहुत क्लोज। ठीक है, सही है। अच्छा, एक शख्स हैं, उनका नाम है अमीर जान। तो इनके बारे में कुछ बताइए कि ये कौन थे, आपने इनको पढ़ने में मदद की, और आखिर ये बड़े अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट से फिर रिटायर हुए। ये कौन थे? अमीर जान नहीं, अली जान, सॉरी, अली जान जो था वो हमारा मुलाजिम था, अच्छा, हमारे घर में काम करता था, ठीक है। बहुत ही बेचारा अच्छा लड़का था। तो उसको जब मैं और मेरे भाई हम स्कूल वगैरह जाते थे, तो उसको भी बहुत शौक था कि मैं भी कुछ पढूं। तो मुझे वो हर वक्त कहता था कि मुझे भी तुम ये ABC सिखाओ, ABCD सिखाओ। तो फिर फर्स्ट टाइम उसको मैंने नीचे, जो मैंने बताया ना बैंक होता था हमारे, जी। तो वहाँ दीवार पे मैंने ABCD Z तक लिखी, और फिर उसको मैंने याद करवाई दीवार पे। तो वो पढ़ता रहा, ABCD Z तक पढ़ता रहा। फिर उसको मैंने याद करवाई, उसने पूरी Z तक ABCD याद की। फिर उसको मैंने बाकायदा घर में पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो मैंने कहा जो मैं स्कूल से पढ़ के आता था मैं उसको पढ़ा देता था। अच्छा। तो वो मेरे साथ साथ जो है ना वो भी
पढ़ रहा था, लेकिन वो उसने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर बाद में उसने नाइट स्कूल, दिन में सारा दिन वो हमारे घर में काम करता था। सही है। और रात में फिर उसने नाइट कोचिंग स्कूल ज्वाइन किया। ठीक है। और उसमें पढ़ते 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 माशाल्लाह फिर वो एक स्कूल में टीचर हुआ। अच्छा। टीचर के बाद फिर उसी स्कूल में वो हेड मास्टर हुआ। अच्छा। हेड मास्टर होके वो रिटायर हुआ। तो कौन सा स्कूल का नाम पता है आपको? नहीं, स्कूल का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन हैदराबाद में। हैदराबाद में, हाँ। ठीक है, सही है। अच्छा, अब हमें अपनी अर्ली लाइफ के बारे में ये बताइए कि आपको बहुत यंग थे जब आपके फादर को रिटायर कर दिया गया था, जब वो पॉलिटिकल कुछ मामलात थे, क्योंकि वो बहुत यंग थे जब उनको रिटायर कर दिया गया था और आप पे बहुत हार्डशिप आ गई थी और आपने अपनी फैमिली की देखभाल की। ये भी मैंने सुना है कि आप 3-3 नौकरियां करते थे और बस का भी आप किराया बचाते थे, क्योंकि आप कराची आ गए थे, घर आपको पैसे भेजने पड़ते थे। तो इस बारे में हमें थोड़ा बताइए। हाँ, ये भी एक लाइफ में ये एक ऐसा पीरियड भी आया था, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली। तो वाले साहब ने जॉब की, लेकिन पॉलिटिकल वहाँ पे इन्फ्लुएंसेस की वजह से ना वहाँ पे ग्रुप्स होते थे। तो कोई अगर उस इलाके में जो वडेरा होता था या एमएनए होता था या एमपी होता था, तो उनके काम करने पड़ते थे। तो अगर उनके काम ना करो तो वो फिर उनकी शिकायत करते थे, शिकायत करके और किसी न किसी तरह उनको वहाँ से हटवा देते थे। तो फिर वाले साहब के भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनको भी पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे जो है ना एक एमपी एमएनए थे, उन्होंने वहाँ से जॉब से हटवा दिया था। तो अब चूँकि मैं सबसे बड़ा था तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो हैदराबाद से फिर मैं कराची आ गया था। कराची 72 में मैं आया था। तो कराची में फिर आके मैंने जॉब शुरू की। एक मैंने जॉब सबसे पहले जो मेरी जॉब थी वो मैंने रेडियो पाकिस्तान कराची में अनाउंसमेंट शुरू की थी। ठीक है। और एक जॉब मेरी इनकम टैक्स में थी। एक जॉब मेरी एक मैगज़ीन निकलता था, क्योंकि मैं राइटिंग उसका लिटरेचर का शुरू से शौक़ था मुझे, क्योंकि मास्टर्स भी मैंने लिटरेचर में किया था। तो वहाँ एक मैगज़ीन में काम शुरू किया और टेलीविज़न में काम करना शुरू किया। तो इस तरह 4-4 जॉब्स करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ताकि मैं कुछ ऐसे पैसे अर्न कर सकूं कि मैं अपने घर भी भेज सकूं और अपने साथ अपना भी गुजारा कर सकूं। सही है। और अब ये बताइए हमें कि आपके वालिद साहब के साथ आपका कैसा रिलेशन था? और मैंने सुना है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आपके बहुत क्लोज़ भी थे। और एक ऐसा भी वाक़या हुआ था कि आप, मेरा ख्याल है यंग थे, 17-18 साल के, कि उन्होंने ब्रांड न्यू एक गाड़ी फोर्ड निकाली थी शोरूम से और वो आप शहर से बाहर लेके चले गए थे। तो थोड़ा ये बताइए आपके वालिद से कैसा रिलेशन था आपका, और कोई स्ट्रिक्टनेस का अगर कोई वाक़या हो तो वो भी बताइए। हमारे वालिद साहब जो थे ना वो बड़े सख्त मिजाज के थे। काफ़ी मतलब वो हर चीज़ों, हमारी सारी चीज़ों में नज़र रखते थे कि कोई गलती हो जाती थी तो हम पकड़ के फिर हमें मार भी पड़ती थी और ठीक ठाक मार पड़ती थी। और सिर्फ मुझे नहीं, तमाम जो भाई थे सबको। तो उनका मिजाज बड़ा इस मामले में बड़ा सख्त था, लेकिन वो साथ साथ फिर प्यार भी करते थे, हमसे मोहब्बत भी करते थे। तो मेरे साथ वालिद साहब का बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा वो रिश्ता था। मेरे साथ वो बैठ के डिस्कस भी करते थे और मैं भी अपनी बातें उनको शेयर करता था। तो और मुझे बड़ी अच्छी नसीहतें करते थे। मुझे आज भी याद है कि वो इतनी अच्छी बात बताते थे, इतनी अच्छी नसीहत करते थे कि मैं जब उसको फॉलो करता था तो मैं कहता था कि कितनी अच्छी वालिद साहब ने बात बताई। और वालिद साहब की डेथ के बाद मैं उनको बहुत मिस करता था, क्योंकि मुझे कभी कभी ज़रूरत महसूस होती थी कि काश मेरे वालिद साहब होते तो आज मैं उनसे ये पूछता कि मैं इस चक्कर में फंस गया हूँ, अब मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो जब गाड़ी आप शहर से बाहर लेके गए थे तब क्या हुआ था? हाँ, वो फोर्ड कॉर्टिना हमने ली थी। अच्छा। 1965 का मॉडल था। 1965 का मॉडल था, उस ज़माने में नई नई आई थी वो। तो क्योंकि हमारे घर में कोई चलाने वाला था ही नहीं, तो पहले तो वालिद साहब ने ड्राइवर रखा
वो ड्राइवर को ये बताया कि भाई अब इसको सिखाओ, मुझे इस गाड़ी सिखाओ। तो उन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई और मैं गाड़ी 2 दिन में मैं गाड़ी सीख गया। तीसरे दिन मैंने गाड़ी रोड पे चलाना शुरू की। तो एक दिन मेरा एक हैदराबाद में बहुत अच्छा दोस्त था। उसका ताल्लुक क्योंकि वालिद साहब की पोस्टिंग जो है ना वो टंडू मोहम्मद खान में भी रही थी जी जी, एज ए चीफ ऑफिसर। तो हमारा भी वहाँ जाना होता था। तो वहाँ मेरा एक दोस्त हुआ था, मोहम्मद उमर मेमन नाम है उसका। तो उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो मैं बगैर बताए हुए गाड़ी जो है ना वो वहाँ टंडू मोहम्मद खान ले गया। अच्छा। तो पीछे काफ़ी लोग घर में परेशान हो गए कि गाड़ी कहाँ गई और मैं कहाँ गया। ठीक है। मैं सारा दिन घर से गायब रहा। तो उसमें भी काफ़ी डांट पड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, आप अपने वालिद साहब से कम्युनिकेट करते थे लेटर्स के थ्रू, और जब आप कराची में थे वो हैदराबाद में थे, तो ज़्यादातर लेटर्स आपके अंग्रेज़ी में या सिंधी में होते थे, तो इसकी क्या वजह? वालिद साहब जो है वो ज़्यादातर मुझे लेटर्स वगैरह जो लिखते थे इंग्लिश में लिखते थे, लेकिन कभी कभी वो डिटेल में अगर कोई बात उन्होंने पूछनी होती थी या बात करनी होती थी तो वो सिंधी में लिखते थे। अच्छा। तो हमारी कम्युनिकेशन जो है ज़्यादातर इसी तरह होती थी, क्योंकि मैं जहाँ कराची जब शिफ्ट होके आया था तो वहाँ पे कोई हमारे घर में टेलीफोन वगैरह नहीं होता था। ठीक है। तो हम वो जो मैंने जिक्र किया था ना, मेरे मामूजाद भाई जो थे जी जी, जिनके साथ मेरा ब्रॉटअप हुआ, तो एक मेरे मामूजाद भाई और हमने कराची में तारिक रोड पे एक फ्लैट किराए पे लिया था। हाँ जी। उस किराए वाले फ्लैट पे हम रहते थे, तो उसमें टेलीफोन वगैरह नहीं होता था, तो हमारी कम्युनिकेशन लेटर्स के ही थ्रू होती थी। ठीक है। अच्छा, आपके वालिद साहब, हमने पहले बात की कि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आखिरी दिनों में वो बहुत सॉफ्ट हो गए थे। और एक वाक़या है जब उन्होंने दांत निकलवाया था अपना, तो आपने उनकी बहुत ख्याल रखा था, तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो भी मुझे लाइक करते थे, और क्योंकि मैं घर में बड़ा था तो मैं भी उनको बहुत पसंद करता। मैं यानी यकीनी तौर पे उनसे लव करता था। आई यूज्ड टू लव हिम वेरी मच। और क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते थे, मुझे बिठा के समझाते थे, बातें करते थे। तो इस वजह से फिर मेरी उनके साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रही। तो ये वाक़या जो हुआ था कि एक दफ़ा अच्छा, वो पहले जब जैसे आपने पूछा कि वो सख्त मिजाज थे, तो बाद में वो काफ़ी जब उनकी ये जॉब ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद वो काफ़ी धीमे हो गए थे, धीमे मिजाज के, और ज़्यादातर वो हमें डांटते भी नहीं थे। तो उन्हीं दौरान उनके दांतों में एक प्रॉब्लम हुई कि गम्स में जो है ना पस आ गई थी उनकी। तो वो डेंटल सर्जन के पास जाके उन्होंने वो पस निकलवा के जो फिर स्टिचिंग करवाई ना, तो स्टिचिंग में उनको बहुत पेन होती थी। तो वो अपने पलंग पे लेटे रहते थे, तो क्योंकि उनको पेन बहुत तकलीफ़ देता था, तो ठंडा पानी जो है ना वो मुंह में लेके ना वो उस साइड पे लग के और वो सो जाते थे। तो ज़ाहिर है जब नींद आती थी तो वो पानी निकल जाता था, तो फिर उनको दर्द होता था। तो मैं सारी रात गिलास लेके ना उनके सरहाने खड़ा रहा कि जब उनका पानी ख़त्म हो तो फिर मैं उनको दूसरा पानी दूं। तो वो मुझे ऐसे करके देखते भी रहते थे कि ये कौन खड़ा हुआ है सारी रात से मुझे पानी दिए जा रहा है। नींद में भी थे। तो वो सारी रात मैंने उनको पानी देता रहा ताकि उनको ये जो पेन हो रही थी वो ना हो। तो सुबह तक फिर मैं वहाँ खड़ा रहा। जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो फिर मैं भी जाके सो गया, और मैंने देखा कि अब उनको बग़ैर पानी के वो सो गए हैं। ठीक है। वो मैं भी जाके सो गया था। सही है। अच्छा, आपकी शादी जो है वो बहुत अनकन्वेंशनल रही, क्योंकि वो ज़माने ऐसे थे कि फैमिलियों में ही शादी होती थी, या वो लोग जो अपने सूबे से बिलोंग करते हैं, अपनी ज़बान बोलते हैं, उन्हीं में शादी होती थी। तो आप की सिंधी फैमिली है और आपकी वाइफ जो है वो पंजाब सियालकोट से हैं, तो ये बहुत अनकन्वेंशनल शादी थी। ये कैसे हुई और दोनों फैमिलीज़ ने कैसे रिएक्ट किया था?
हाँ, ये एक्चुअली जिस ज़माने में मेरी शादी हुई उस ज़माने में हमारी फैमिलीज़ में, क्योंकि जो हमारी जो जनरेशन थी और हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी, उसमें सब ने अपनी फैमिलीज़ में शादी की थी, फर्स्ट कज़न्स में या सिंधी फैमिलीज़ में, इस तरह ही उनकी शादियाँ हुई थी। तो जब हमारी जनरेशन आई तो उस जनरेशन में मैं था सबसे पहले जिसने, ये मैं कह दूँ कि बगावत की कि मैंने कहा नहीं, मैं अपनी पसंद से शादी करूँगा जहाँ मेरा दिल चाहेगा। तो पंजाबी फैमिली में मैंने फिर वो शादी की। बहरहाल पहले काफ़ी मसाइल रहे, घर वाले नहीं मान रहे थे और फैमिलीज़ भी हमारी नहीं मान रही थी कि तुम फैमिली से बाहर शादी कैसे करोगे। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर वो मरहला भी तय हो गया और फिर वालिदैन भी राज़ी हो गए और फिर वालिदैन ने मिल के मेरी शादी करवाई वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आपने इनकम टैक्स में कुछ साल काम किया और फिर आपने छोड़ दिया, तो ये काम करना और फिर छोड़ने की क्या वजह थी? सरकारी नौकरी थी भाई वो? हाँ, इनकम टैक्स में मैंने काम शुरू किया था, 3 साल तक मैंने तकरीबन काम किया। लेकिन इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स की जो जॉब है ना, वो वहाँ पे वो जो अंडर हैंड मनी जो मिलती है ना, वहाँ पे रिश्वत वाला जो था कल्चर था, वहाँ ज़्यादातर कल्चर वो था। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं कोई गलत तरीके से पैसे लूँ और इस तरह का काम करूँ, क्योंकि वहाँ उसके बगैर कोई काम होता नहीं था। तो एक तो ये वजह थी और दूसरी वजह ये थी कि उसी दौरान मुझे पीआई से भी जो है ना वो लेटर आ गया था जॉब का। ठीक है। जॉब लेटर मिल गया था, तो वहाँ मेरी दिलचस्पी ज़्यादा रही क्योंकि मुझे पता चला कि अब मैं सारी दुनिया घूमूंगा। ठीक है। तो फिर उस वजह से मैंने वहाँ रिज़ाइन करके फिर पीआई ज्वाइन किया था। ठीक है। अच्छा, अब आप हमें अपने एक्टिंग करियर के बारे में बताइए। आपने अखबार के लिए भी काम किया, आपने रेडियो पाकिस्तान के लिए भी काम किया और फाइनली फिर आपने पीटीवी में काम करना स्टार्ट किया और फिर आपने बहुत सारे सिंधी मशहूर टीवी ड्रामों में लीड रोल का काम किया, एक्टर हीरो का। तो अपना एक्टिंग करियर के बारे में बताइए। वो जैसे मैंने बताया था कि मैं 1972 में जब पहले कराची में आया तो वहाँ पे हैदराबाद से मेरे दोस्त थे मंजूर कुरैशी, वो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में थे। तो मैं जब 72 में कराची आया तो मैं उससे जाके मिला। वो उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान कराची में स्टाफ आर्टिस्ट था। ठीक। तो मैंने उसे कहा कि भाई मैं भी रेडियो में काम करना चाहता हूँ, तो अगर आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं तो आप मुझे करें। तो उसने कहा कि हाँ, हमें एक अनाउंसर की ज़रूरत है, तो तुम ऑडिशन अपना करवाओ और ऑडिशन में अगर तुम पास हो जाते हो तो हम तुम्हें एज ए अनाउंसर जो है ना यहाँ पे रख लेंगे। तो मेरा ऑडिशन हुआ, तो मैं ऑडिशन में मैं क्लियर हो गया। तो फर्स्ट जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान में अनाउंसमेंट का, दैट वाज फॉर 7 डेज़, 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और उसमें जो वेजेस थे वो लाइक 11 रुपीज़ पर अनाउंसमेंट, 11 रुपीज़ पर डे। खैर डॉलर उस ज़माने में 5 रुपये का होता था, तो उस ज़माने में कोई इतना वो कम नहीं था। 11 रुपये उस ज़माने में बहुत हैंडसम अमाउंट होता था। तो उसके बाद फिर मंजूर कुरैशी साहब जो थे वो पीटीवी में भी साथ साथ ड्रामों में काम करते थे, तो वो भी वहाँ मुझे भी खींच के ले गए कि तुम भी आ जाओ। ठीक है। तो फिर मैंने पीटीवी में ड्रामा में काम शुरू किया। मंजूर कुरैशी वहाँ पे चलते चलते एक्टिंग करते करते वहाँ पे प्रोड्यूसर बन गए। जब वो प्रोड्यूसर बन गए तो फिर मैंने उनके ड्रामास में काम करना शुरू किया। सही है। तो वो जो भी उनके ड्रामास होते थे कैरेक्टर के हिसाब से वो मुझे फिर कास्ट कर लेते थे। ठीक है, सही है। तो मैंने पीटीवी में तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा प्लेस में काम किया। ठीक है। और सिंधी के अलावा उर्दू प्लेस में भी काम किया। फिर प्राइवेट जब चैनल बने थे तो उसके बाद प्राइवेट चैनल्स में भी मैंने ड्रामास में काम किया। ठीक है। अच्छा, अब आप हमें अपने पीआई के करियर के बारे में बताइए कि आपने 36 साल वहाँ काम किया, वहाँ भी आपने अप्स एंड डाउन देखी और एंड में फिर आप इस लेवल पे आ गए थे कि आप वीवीआईपी क्रू में थे, यानी आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ भी फ़्लाइट्स की हैं, उनके साथ गए हैं। तो पीआई के बारे में और अपने पीआई के करियर के बारे में कुछ बताइए।
1975 में मैंने पीआई ज्वाइन किया था। तो उसके बाद पीआई के साथ मेरी लाइफ जो है वो चलती रही और मैं घूमता रहा, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में घूमता रहा, बहुत घूमा मैं। जहाँ जहाँ पीआई जाती थी वहाँ वहाँ हम लोग जाते थे। तो वो पीआई का कैरियर जो है वो भी एक यादगार कैरियर है। उसमें भी हमने बहुत एंजॉय किया क्योंकि नई नई जगहें मिलती थी, नए लोगों से वहाँ मिलते थे, उनके कल्चर से उनका कल्चर वहाँ हमें मालूम होता था कि ये किस तरह रहते हैं, किस तरह बात करते हैं, उनका रहन सहन, वो काफ़ी हमें उससे जो है वो मदद मिली। और चूँकि मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ था तो लिटरेचर की वजह से जो जैसे इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादातर जो हमारे राइटर्स थे दे बिलोंग टू ब्रिटेन और यूएसए। तो उन्होंने अपनी अब जो राइटर होता है ना वो इंस्पायर्ड होता है, किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होके फिर वो चीज़ें लिखता है। तो उन्होंने अपने जो तजर्बात जो है अपने बुक्स में जो लिखे थे, बायोग्राफीज़ में, ऑटोबायोग्राफी में, तो वो जो पहले मैंने बुक्स में पढ़ा था वो मैंने रियलिटी में वहाँ जाके देखा। ठीक है। तो उससे वो जो है वो बहुत मज़ा आया, मतलब वो सारी चीज़ें जो मैंने रियलिटी में फिर वहाँ देखी। और फिर पीआई में मैंने बहुत मेहनत से काम किया और उसकी वजह से मेरा वहाँ पे पीआई में जो मैनेजमेंट जो है मुझे बहुत पसंद करते थे। तो उस वजह से फिर उन्होंने मुझे एज ए वीवीआईपी क्रू का जो है ना, मुझे उन्होंने क्रू का वो मुझे दिया कि तुम वीवीआईपी फ़्लाइट्स करो। तो उसके लिए क्लियरेंस होता है बाकायदा, वो एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस का क्लियरेंस होता है और वो उसके लिए मेरा पहले क्लियरेंस हुआ। कोई साहब आए थे घर में, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। जब क्लियरेंस हो गया तो फिर मैंने हायर डिग्निटरीज़ के साथ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके साथ मैंने फिर फ़्लाइट शुरू की। और जो मेरा आखिरी वहाँ ओहदा था, जो हाईएस्ट होता है जो फ़्लाइट सर्विसेज में, वो होता है ट्रेनिंग एंड चेक पर्सन। तो वो मैं ट्रेनिंग एंड चेक पर्सन रहा तकरीबन 6 साल तक और मैंने ट्रेन किया वहाँ पे क्रू को। मेरा काम ये होता था कि आई हैव टू ट्रेन द क्रू ऑन बोर्ड एंड इन द स्कूल। तो उनको पहले स्कूल में हम ट्रेन करते थे और फिर जब वो फ़्लाइट पे आते थे तो फिर उनको फ़्लाइट्स पे जाके ट्रेन करते थे कि भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी हाउ यू हैव टू रिएक्ट, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट विल बी योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, how you are going to evacuate from the aircraft in case of emergency। तो ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते थे, पढ़ाते थे और यही ट्रेनिंग का हमारा एक सेशन होता था जो कि हम स्कूल में और फिर ऑन बोर्ड करते थे। सही है। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए कि आप कनाडा इमिग्रेट करके क्यों आए थे? ये 1991 में कराची में जो है ना काफ़ी हालात ख़राब हो गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं देखता था आप लोग जब स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, और या मैं दूसरे बच्चों को भी देखता था, तो एक खौफ सा था कि पता नहीं बच्चा घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। उस ज़माने में बहुत हालात ख़राब थे। तो मैं अब पूरी दुनिया में घुमा हुआ था, मुझे पता था कि कहाँ पे किस तरह रहा जाता है, किस तरह सेटल हुआ जाता है। तो एक दोस्त के थ्रू मैंने कोशिश की कि मैं कनाडा के लिए अप्लाई करूं। तो वहाँ उनके पास मैं गया तो उन्होंने मुझे उससे पहले मैंने कनाडा की इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, तो स्ट्रेट अवे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम्हारी कोई कैटेगरी हमारे पास नहीं है, तुम्हारी जो एयरलाइन की कैटेगरी है, इस कैटेगरी में इमिग्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो फिर बाद में जब मुझे एक दूसरे एजेंट से जब मेरी बात हुई तो उसने सारा मेरा इंटरव्यू लिया, उससे मुझसे पूछा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। तो वहाँ पे एक कैटेगरी थी आर्टिस्ट की। अच्छा। तो आर्टिस्ट की कैटेगरी में फिर मैंने सारे सर्टिफिकेट बनवाए रेडियो पाकिस्तान से, टेलीविज़न से, वो सारे सर्टिफिकेट, और फिर उनको पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए था। पोस्ट ग्रेजुएट की जो क्वालिफिकेशन थी वो भी उनके पास उसकी वो भी कैटेगरी थी। ठीक है। तो वो मुझे उन दोनों चीज़ों से मुझे काफ़ी हेल्प मिली
और फिर मैंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया और 2008 में फिर हम यहाँ कनाडा आ गए। ठीक है। अच्छा, अब आप हमें अपनी फैमिली लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आपके कितने बच्चे हैं, अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताइए, और आपका फेवरेट बच्चा कौन सा है? सारे ही मेरे फेवरेट बच्चे हैं बच्चे तो सारे ही फेवरेट होते हैं, सारे मेरे फेवरेट बच्चे हैं। और माशाल्लाह मेरी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत ही अच्छी गुजरी है, वेरी सेटिस्फैक्ट्री गुजरी है। वाइफ जो है उन्होंने मेरा शुरू से ही साथ दिया है, और मुश्किल में भी और मुश्किल हालात में भी और जो अच्छे हालात में भी हर वक्त वो साथ ही रही हैं। और हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा पाकिस्तान में भी, और यहाँ पे भी मेरे बच्चे सब मेरे साथ ही हैं और मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं और मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अब आप कनाडा आ गए और फिर आपने अपनी फील्ड में ज़ाहिर है कि जॉब अप्लाई करना शुरू की, और उस टाइप की जॉब्स थी जो आपने अप्लाई भी की। तो आपका इंटरव्यू हुआ और आपको ओवर क्वालिफाइड बताया गया एक जॉब के लिए, जो मुझे याद है अच्छी तरह। तो इस बारे में कुछ बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, जब यहाँ कनाडा आए तो मैं जब ज़ाहिर है अब वो पाकिस्तान वाली जॉब तो ख़त्म हो गई, तो मेरी जो रिलेटेड फील्ड थी वो एयरलाइन में थी। तो उसी फील्ड से मैंने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह चेक की, तो ट्रेनिंग एंड चेक पर्सन की यहाँ पे एक वैकेंसी थी। ठीक। वो छोटी एयरलाइन थी, उनके पास तकरीबन कोई 4-5 जहाज़ थे। तो मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझसे टेलीफोन पे इंटरव्यू लिया। तो सारा मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किस एयरक्राफ्ट में तुमने फ़्लाई किया। तो मैंने बताया उनको कि मैं जो है वो छोटे एयरक्राफ्ट में भी मैंने फ़्लाई किया है, और जो बड़े वाले एयरक्राफ्ट 747, 737 इन सब में मैंने फ़्लाई किया है। नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट और जो बड़े जहाज़ हैं लाइक 747 उनमें भी है। तो उनके पास तो छोटे जहाज़ थे। तो सारा उन्होंने मुझे इंटरव्यू या मेरी सारी क्वालिफ़िकेशन वगैरह पूछी, और सरप्राइजिंगली मुझे जब ये उन्होंने बताया कि सॉरी सर यू आर ओवर क्वालिफाइड, तो देन आई केम टू नो दैट ओवर क्वालिफिकेशन इज़ अ डिसक्वालिफिकेशन हियर इन कनाडा। सही। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं कनाडा में इस वक्त? आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं? इस वक्त मैं प्रोविंस अल्बर्टा में रह रहा हूँ। जी जी। और एडमिंटन कैपिटल है, वहाँ पे हम रहते हैं। और एक हमारा घर है, रेंट आउट किया हुआ है हमने घर में, जिसमें आप भी रहते हैं और हम भी रहते हैं। और एक मेरी बेटी जो है वो शी इज़ मैरिड, वो टोरंटो में रहती है, और दूसरी बेटी जो मैरिड है वो कैलगरी में रहती है। और एक जो छोटा बेटा है वो फ्लाइंग कर रहा है, वो उसने प्राइवेट पायलट लाइसेंस ले लिया है, अब वो कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए कर रहा है। तो वेरी सून ही इज़ गोइंग टू गेट हिज कमर्शियल पायलट लाइसेंस। तो माय प्रेयर्स आर विद हिम। और यही मैं बताना चाह रहा था कि ठीक है। अच्छा, अब फाइनली हमें ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन देखे, बचपन से आपने बहुत स्ट्रगल भी की, फिर आपने करियर में बहुत अच्छा टाइम भी देखा, आपके बच्चे सेट हैं, आप उनकी शादियां हो चुकी हैं, आप नाना और दादा भी बन चुके हैं। तो अब आप ये बताइए कि ज़िंदगी को आप कैसे देखते हैं और कैसा खुलासा करेंगे आप? ज़िंदगी के तजुर्बात से, मुशाहिदात से मैं बहुत कुछ सीखा, और बहुत अच्छे तजुर्बात भी रहे और बहुत बुरे तजुर्बात भी रहे। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, अपने रिश्तेदारों में भी, अपने दोस्तों ने भी, कि तुम ये कर लेते तो बड़ा अच्छा होता, तुम ये कर लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, बिकॉज वॉट आई थिंक दैट लाइफ वर्क्स लाइक दैट। इसी तरह ज़िंदगी होती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो बड़े दोस्तों से भी मैंने धोखे खाए, बड़े अच्छे और मेरे क्लोज दो फ्रेंड्स जो थे उनके साथ मैं बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मुझे ही डिसीव कर रहे थे। तो ये दिस इज़ ऑल लाइफ में ये होता है, क्योंकि जब कंपटीशन होती है ना, तो फिर
दूसरे लोग जो हैं वो काफ़ी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जेलस होते हैं, तो वो पसंद नहीं करते कि ये क्यों आगे निकल रहा है। तो इस तरह के तजुर्बात मुझे भी हुए, लेकिन मैं बड़ा उनके साथ पोलाइट रहा। मैंने कभी उनको ये महसूस नहीं कराया कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो इस तरह के बड़े मुशाहदात हुए, एक्सपीरियंसेस हुए। और मैं जो है ना वो मैंने पहले भी बताया कि लिटरेचर जो मैंने पढ़ा उससे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे उससे मालूमात मिली और बहुत हेल्प मिली वो लिटरेचर से। मतलब जैसे इंस्पायर्ड होता है कोई राइटर ना, तो वो अपने सारे मुशाहदात लिखता है अपने बुक में। तो आप जब वो उसके मुशाहदात पढ़ते हैं और जब आप उसका एक्सपीरियंस पढ़ते हैं तो आपको भी उसमें सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। लाइक एक चार्ली चैपलिन का एक बड़ी कोट है, उसने कहा है कि आई लव टू वॉक इन द रेन सो दैट नोबडी कैन सी माई टीयर्स। तो अब देखें ना, उसने किस तरह अपना दुख जो है वो किस तरह बताया है। जी जी, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है एक्टर की या राइटर की, कि वो अपना तजर्बा किस तरह बयान कर रहा है, किस तरह बता रहा है। तो इससे जो है वो काफ़ी मुझे सपोर्ट मिली, मैंने बहुत कुछ सीखा इन चीज़ों से। बहुत बहुत शुक्रिया मुगल साहब हमारे प्रोग्राम में आने का, और एक छोटा सा तोहफा आपके लिए हमारी तरफ से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुगल साहब की ज़िंदगी से मुझे यकीन है कि आपको इंस्पिरेशन ज़रूर मिली होगी। शुरू अर्ली लाइफ से इन्होंने बहुत स्ट्रगल्स देखी, लेकिन बहुत कामयाबी भी देखी। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का। अपना और अपने से भी ज़्यादा अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।